ईशा जैसे ही घर के अंदर कदम रखती है, उसकी नजर दीवार पर टंगी आरव की तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर पर चढ़ी फूलों की माला देखकर वह कुछ पल के लिए ठिठक जाती है। उसकी आंखों में हैरानी साफ झलकती है। कांपती हुई आवाज में, ये आरव की तस्वीर पर माला क्यों चढ़ी है? आखिर क्या हुआ है? घर में गहरा सन्नाटा छा जाता है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसे सच बता सके। आखिरकार सूरज भारी मन से आगे बढ़ता है। सूरज, ईशा, आरव अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी हत्या कर दी गई थी और आज तक उसे इंसाफ नहीं मिला। यह सुनते ही ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती है। वह धीरे धीरे आरव की तस्वीर के पास जाती है और कांपते हाथों से फ्रेम को छूती है। ईशा, आरव, तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या था? सूरज गहरी सांस लेकर सच्चाई बताना शुरू करता है। सूरज, आरव ने हमेशा सच का साथ दिया। उसने शहर में फैले भ्रष्टाचार और मानव तस्करी के पूरे गिरोह के खिलाफ सबूत जुटाए थे। लेकिन जिन लोगों के खिलाफ वह लड़ रहा था, वे कानून से भी ज्यादा ताकतवर निकले। उसे सच बोलने की सजा अपनी जान देकर चुकानी पड़च। पल की खामोशी के बाद सूरज आगे कहता है, उस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि जिन अपराधियों तक कानून नहीं पहुंच पाया, मैं उनकी दुनिया में घुसकर उन्हें खत्म करूंगा। तभी लोग मुझे दादा भाई के नाम से जानने लगे। ईशा की आंखों में आंसुओं की जगह अब गुस्सा दिखाई देने लगता है। ईशा, अगर सिस्टम कमजोर था तो उसे बदलने का रास्ता कानून था, अपराध नहीं। इतने में घर के बाहर पुलिस की गाड़ियों के रुकने की आवाज सुनाई देती है। एक कांस्टेबल तेजी से अंदर आता है। कांस्टेबल मैडम, पुलिस मुख्यालय से आदेश आया है। दादा भाई की असली पहचान सामने आ चुकी है। उन्हें तुरंत गिरफ्तार करना होगा। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। सरला चाची हाथ जोड़कर ईशा के सामने खड़ी हो जाती हैं। सरला चाची, बहू, आज फैसला सिर्फ कानून का नहीं, रिश्तों का भी है। सूरज बिना किसी डर के अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा देता है। सूरज, अगर तुम्हें लगता है कि मैं अपराधी हूं तो हथकड़ी पहना दो। मैं भागूंगा नहीं। ईशा कांपते हाथों से हथकड़ी निकालती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। वह एक पल अपने मंगलसूत्र को पकड़ती है, लेकिन उसे उतारने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। सूरज, शांत स्वर में, अगर तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ एक गुंडा हूं, तो आज के बाद मुझे अपना पति मत समझना। ईशा, दर्द और गुस्से के साथ, जिस सूरज से मैंने प्यार किया था, वह कानून का सम्मान करता था। लेकिन आज मेरे सामने सिर्फ दादा भाई खड़ा है। मैं पूरी स्क्रिप्ट को इसी तरह टीवी सीरियल स्टार प्लस स्लैश कलर्स स्टाइल 1% नए शब्दों, भावनात्मक संवादों और सस्पेंस के साथ 8 से 10 भागों में रीराइट कर सकता हूं। तभी घर के बाहर अचानक लोगों की भीड़ का शोर गूंजने लगता है। दादा भाई जिंदाबाद! दादा भाई हमारी ढाल हैं। दरवाजा तेजी से खुलता है और सूरज का साथी हाँफता हुआ अंदर आता है। साथी, दादा भाई, बड़ी मुसीबत हो गई। कालिया गैंग ने हमारे इलाके पर हमला कर दिया है। लोग आपकी मदद का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप नहीं गए तो कई बेगुनाह मारे जाएंगे। ईशा तुरंत आगे बढ़ती है। आज अगर तुम इस घर से बाहर गए तो मैं तुम्हें एक आईपीएस अधिकारी के रूप में गिरफ्तार करने की कोशिश करूंगी। सूरज कुछ पल चुप रहता है। उसकी नजरें ईशा की आंखों में टिक जाती हैं। सूर, अगर मैं नहीं गया तो मासूम लोग मरेंगे। अगर गया तो हमेशा के लिए तुम्हें खो दूंगा। सरला चाची रोते हुए बीच में आ जाती। हाँ सरला चाची, बस करो तुम दोनों। एक तरफ कानून है, दूसरी तरफ इंसानियत। अगर तुम दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो दुश्मन जीत जाएगा। घर में गहरा सन्नाटा छा जाता है। ईशा धीरे धीरे हथकड़ी निकालती है। पूरा परिवार सांस रोके खड़ा रहता है। सूरज बिना किसी डर के अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा देता। हसूर आईपीएस ईशा शर्मा, अपना फर्ज निभाइए। अगर मैं दोषी हूं तो मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। ईशा के हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। ईशा, मैं तुम्हें पति मानकर नहीं, कानून की नजर से देखूंगी। लेकिन फैसला करने से पहले पूरी सच्चाई जानना चाहती हूँ।
उसी क्षण बाहर से एक भारी आवाज सुनाई देती है। रुक जाओ ईशा, सूरज अकेला गुनहगार नहीं है। सभी लोग दरवाजे की ओर देखते हैं। वहां एक बुजुर्ग आदमी घायल हालत में खड़ा होता है। उसके कपड़ों पर खून के निशान है। बुजुर्ग आरव की मौत हादसा नहीं थी, उसका कत्ल हुआ था। और उस कत्ल में सिर्फ कालिया गैंग ही नहीं, एक बड़ा नेता भी शामिल था। यह सुनकर पूरा घर दहल उठता है। सूरज गंभीर स्वर में कहता है, सू, यही सच मैं तुम्हें बताना चाहता था ईशा। अगर मैं दादा भाई नहीं बनता तो उस नेता तक कभी नहीं पहुंच पाता। आशा की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा और दृढ़ता दिखाई देती है। ईश, अगर तुम्हारी बात सच है तो सबूत दो। कानून अपराधियों को छोड़ेगा नहीं, लेकिन अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो सबसे पहले मैं ही तुम्हें गिरफ्तार करूंगी। सूरज अलमारी की ओर बढ़ता है। वह एक छोटी सी पेन ड्राइव निकालकर ईशा के हाथ में रख देता। हसूर, जिसमें आरव के कातिलों के खिलाफ सारे सबूत हैं, उनके नाम, उनके लेन देन और हत्या की पूरी साजिश। ईशा पेन ड्राइव को गौर से देखती है। तभी अचानक पूरे घर की बिजली चली जाती है। चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है। सेकंड बाद किसी के भागने की आहट सुनाई देती। हैरज चिल्लाते हुए, कौन है वहां? उसे पकड़ो। अंधेरे में एक नकाबपोश आदमी ईशा के हाथ से पेन ड्राइव छीनकर बाहर भाग जाता। हाँ सूरज, रुको। उसी के पास आरव के कातिलों का सबसे बड़ा राज है। वह तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ता है, लेकिन तभी बाहर से ताली बजने की आवाज आती है। कालिया अपने गुंडों के साथ घर के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा होता है। कालिया, दादा भाई, आखिर आज तुम्हारा सच सबके सामने आ ही गया। अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। ईशा तुरंत अपनी पिस्तौल निकालकर कालिया की ओर तान देती है। ईश, कालिया, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करेगी। कालिया जोर से हंस पड़ता है। कालिया, मेरा खेल अभी शुरू हुआ है। आईपीएस मैडम, आरव की मौत का सच जानना है तो पहले मुझे पकड़कर दिखाओ। वह अपने आदमियों को इशारा करता है। देखते ही देखते पूरा घर चारों तरफ से घिर जाता है। सूरज तुरंत ईशा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। सूरज, ईशा जी, आज आपको कुछ नहीं होने दूंगा। कालिया गुस्से में चिल्लाता है। कालिया, दादा भाई, आज या तो तुम बचोगे या तुम्हारा परिवार। तभी दूर से पुलिस सायरन की आवाज गूंजने लगती है। कालिया के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। वह धुएं का बम फेंकता है और अपने गुंडों के साथ भागने लगता। अब भागते भागते वह पीछे मुड़कर कहता है, कालिया, दादा भाई, अगली मुलाकात में तुम्हारे सारे राज हमेशा के लिए दफन कर दूंगा। धुआं छंटने के बाद सूरज दूर जाते कालिया को घूरता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ बदला नहीं, बल्कि आरव को इंसाफ दिलाने की आग जल रही होती है। सूरज धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में, अब यह लड़ाई खत्म नहीं होगी कालिया, अगली बार फैसला होगा। यह रहा उसी शैली में आगे का भाग। कालिया के भागते ही ईशा तुरंत वायरलेस उठाती है। ईशा, कंट्रोल रूम, पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी करो। सभी चेक पोस्ट सील कर दिए जाएं। कालिया किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। पुलिस की कई गाड़ियां अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़ती हैं। सूरज कुछ पल तक सोचता रहता है, फिर अचानक उसे कुछ याद आता है। सूरज, ईशा जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कालिया सीधे अपने पुराना गोदाम जाएगा। वहीं उसका अगला ठिकाना है। ईशा हैरानी से उसकी ओर देखती है। तुम्हें इतनी पक्की जानकारी कैसे है? सूरज गहरी सांस लेकर जवाब देता है। सूरज, क्योंकि कई महीनों से मैं उसी गैंग के बीच रहकर उनका पूरा नेटवर्क समझ रहा था। उनके हर अड्डे और हर आदमी की जानकारी मेरे पास है। ईशा कुछ नहीं कहती, लेकिन पहली बार उसके मन में सूरज की बातों पर भरोसे की एक हल्की सी किरण जागने लगती है। उधर शहर के बाहरी इलाके में बने एक पुराने गोदाम में कालिया गुस्से से मेज पर मुक्का मारता है। कालिया, दादा भाई, अब मेरे रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बन चुका है। अगर सूरज जिंदा रहा तो हमारा पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। उसका एक गुंडा आगे बढ़ता है। गुंडा, बॉस, आज रात ही उसे खत्म कर देते हैं। कालिया मुस्कुराता है और सिर हिलाता है। कालिया, नहीं, सूरज को मारना आसान है, लेकिन उससे पहले उसके परिवार पर वार करो। जब अपनों की जान खतरे में होगी तभी दादा भाई टूटेगा।
सभी गुंडे उसकी बात सुनकर खतरनाक मुस्कान के साथ वहां से निकल जाते हेनेसी बीच। सूरज के मोबाइल की घंटी बजती है। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं दिख रहा हो तो वह कॉल रिसीव करता है। रहस्यमयी आवा, अगर अपने परिवार को जिंदा देखना चाहते हो तो आज रात अकेले पुराने गोदाम में आना। अगर पुलिस साथ लाई तो तुम्हारे अपनों की लाशें उठेंगी। फोन तुरंत कट जाता। सूरज का चेहरा गंभीर हो जाता है। ईशा उसकी आंखों में छिपी बेचैनी पढ़ लेती है। ईशा, किसका फोन था? सूरज कुछ पल चुप रहता है। कालिया का जाल है, वह चाहता है कि मैं अकेला वहां पहुंचूं। शा दृढ़ स्वर में कहती है। ईशा, इस बार तुम अकेले नहीं जाओगे, कानून भी तुम्हारे साथ चलेगा। सूरज पहली बार हल्की सी मुस्कान देता। हाँ, सूरज शायद पहली बार दादा भाई और एक आईपीएस अफसर एक तरफ खड़े हैं। ईशा भी उसकी ओर देखती है। ईशा, आज फैसला होगा, अपराध का या कानून का। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और बिना कुछ कहे मिशन की तैयारी में जुट जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि गोदाम के अंधेरे में कालिया ने उनके लिए मौत का ऐसा जाल बिछाया है जिससे बच निकलना लगभग नामुमकिन है।